नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं, हाउ मेनी विलेजेस हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द मॉडल इको विलेज स्कीम अप टू दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 तक का डेटा पूछा गया है कि मॉडल इको विलेज योजना के तहत कितने गाँव को शामिल किया गया। तो दिसंबर 2022 तक तो 19 गाँव शामिल किए गए हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर मान लो यही डाटा पूछ लिया गया आपसे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का, तो 2023-24 का भी डाटा आपने ध्यान रखना है कि 19 ही गांव थे 2023-24 में भी जिनको इस मॉडल इको विलेज स्कीम के तहत जो था वो शामिल किया गया था। परंतु फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आपने ध्यान रखना है कि 23-24 में जो था वो 32 लाख रुपए का प्रोविजन किया गया इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अदरवाइज इस स्कीम के टोटल बजट की हम बात करते हैं तो टोटल बजट इसका 3 करोड़ है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में प्रोविजन था 32 लाख का। यहाँ से ये पता चल गया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और 2022-23 ये डाटा सेम ही रहेगा, 19-19 का ही। तो ये ज़्यादा इसमें आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हाट इज़ द प्लान आउटले फॉर रोड्स एंड ब्रिजेज इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग ईयर 2022-23। तो बोलते हैं कि 2022-23 में जो रोड्स और ब्रिजेज की आउटले रही वो क्या रही। देखो, रोड्स और ब्रिजेज की आउटले अगर हम बात करते हैं 2023-24 में, तो 2023-24 में ये आउटले रही थी 1361 करोड़। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। एलाइड में ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है तो इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। परंतु अगर हम बात करते हैं, ये तो 2022-23 का, 2023-24 का भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है। एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है। आपने पहले देखा ना पीजीटी के पेपरों में, कभी 2022-23 कभी 2023-24, तो हम 2023-24 का भी ध्यान रखेंगे। 2023-24 में जो रोड्स एंड ब्रिजेस की आउटले रही वो रही 1354 करोड़। ये आउटले थी 2023-24 में। 2023-24 की आउटले का आपको पता चल गया। यहाँ से भी और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं? ये तो हो गया कि रोड्स और ब्रिजेस में कितना है। क्वेश्चन पूछने वाला आपसे पूछ लेगा कि जो महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना है 2023-24 में, उसके तहत कितना प्रोविजन किया गया। तो 2023-24 में महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना के तहत 140 करोड़ रुपए का जो प्रोविजन जो था वो रखा गया था। आउटले इसकी 2023-24 में 140 करोड़ थी। एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है, उसके तहत कितनी जो था वो प्रोविजन रखा गया था। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत जो था 2023-24 में जो था वो कितना प्रोविजन था, 7.68 करोड़ था। 7.68 करोड़ था। तो ये अलग अलग डाटा है, मतलब एक बार हमने रिवाइज ही करना है। अगर बहुत डेप्थ में भी जाएंगे तो फ़ायदा नहीं है, परंतु रिवीजन करना ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड बिटवीन किन्नौर एंड गढ़वाल। तो किन्नौर और गढ़वाल के बीच में जो पासिस पड़ते हैं वो हमने बहुत बार रिवाइज किए हैं। इनमें से चिरंग पास ऐसा है जो किन्नौर और गढ़वाल के बीच में पड़ता है। हमारे पास और भी बहुत सारे पासेज हैं जो कि किन्नौर और गढ़वाल के बीच में पड़ते हैं। तो एक एक पास को जो है और डिटेल से जानेंगे। जैसे कि एक तो चिरंग पास हो गया, एक हो गया बुरुआ पास आपने ध्यान रखना है। रूपिन घाटी पास हो गया, वो आपने ध्यान रखना है। बोरसा पास ध्यान रखना है। लमखांगा दर्रा हो गया, कामीलांगा दर्रा हो गया, नलगांव दर्रा हो गया। ये दर्रे जो हैं, ये पासिस जो है ना वो पड़ते हैं किन्नौर और गढ़वाल, या फिर इनको आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि शिप्तिंग पास जो दिया गया है, शिप्तिंग पास जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है या कहाँ पर ये स्थित है। तो शिप्तिंग जो है वो भरमार और लाहौल के बीच में जो है वो पड़ता है। यहाँ पर रांगची पास दिया गया है। रांगची पास जो है वो किस किसके बीच में स्थित है। तो रांगची पास सिंपली ध्यान रखना है कि ये जो है वो कुल्लू में पड़ता है। यहाँ पर बेरियंगा पास दिया गया है। ये बेरियंगा पास भी इंपॉर्टेंट है, आपने कहीं ना कहीं पर एग्जाम में ज़रूर इसको कभी ना कभी देखा होगा। तो बेरियंगा पास जो है वो कहाँ पर है। बेरियंगा पास जो है वो कुल्लू और कांगड़ा के बीच में जो है वो स्थित है। कुल्लू और कांगड़ा के बीच में जो है ये पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं बट्टा सट्टा सिस्टम ऑफ मैरिज प्रिवेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमाचल प्रदेश। तो बट्टा सट्टा की कहाँ पर प्रचलित है। बट्टा सट्टा जो है यहाँ पर इंस्टेड ऑफ की कोई ट्राइब दी गई हो, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिए गए। तो बट्टा सट्टा जो है वो कांगड़ा में प्रचलित है। कांगड़ा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बट्टा सट्टा देखो एक मैरिज का टाइप है जो कि गद्दी इसके बीच में जो है वो प्रचलित है। और गद्दी मुख्य रूप से जो है वो कहाँ पर होते हैं, गद्दी मुख्य रूप से चंबा और कांगड़ा में जो है वो पाए जाते हैं। तो कांगड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। बट्टा सट्टा के अलावा जो है, बट्टा सट्टा मतलब एक्सचेंज करके मैरिज होती है। और इसके अलावा भी जो है वो कुछ और मैरिज के टाइप जो हैं वो गद्दीस के बीच में प्रचलित हैं। जैसे कि झिंड फूक हो गया, बराड़ फूक हो गया, जंझारा हो गया, घर जवानत्री हो गया, दान फून हो गया। ये जो झिंड फूक और बराड़ फूक होता है, इसमें क्या होता है, इसमें लड़की अपने जिसके साथ वो प्यार करती है उसके साथ भाग जाती है। मतलब घर वाले सहमति नहीं देते इसमें, परंतु वो भाग जाती है। झंझारा क्या होता है, झंझारा में जो है वो अलॉटमेंट कंसेंट होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है ये होता है।
और एक घर ज्वांतरी होता है। इसमें क्या होता है कि लड़का जो है ना वो डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में जो है वो लड़की के घर में या फिर अपने ससुर के घर में जो है वो काम करता है जाकर। बट्टा सट्टा को तो पता चल गया, एक्सचेंज होता है। किसके साथ एक्सचेंज होता है? अपने सिस्टर या कज़न के साथ लड़का एक्सचेंज करता है लड़की को। और एक दान पुण्य हो गया। दान पुण्य तो कॉमन मैरिज का टाइप जो है वो प्रचलित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच रिवर इज 1200 किलोमीटर लॉन्ग एंड फ्लो सम 122 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश, हैज़ अ कैचमेंट एरिया 61,000 स्क्वायर किलोमीटर, आउट ऑफ विच 7,500 स्क्वायर किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कौन सी नदी है जो लगभग 1200 किलोमीटर लंबी बहती है, परंतु ये जो है वो हिमाचल में सिर्फ 122 किलोमीटर बहती है। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 6100 वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसमें से भी जो है वो 7500 वर्ग किलोमीटर जो है वो हिमाचल में ही आता है। तो ये नदी है चेनाब नदी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। चेनाब जो कि पहले चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है, फिर ये चेनाब के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर कुछ बातें चेनाब की भी जान लेते हैं, जैसे कि इसका वैदिक नाम जो है वो अस्किनी जो है उसका वैदिक नाम है। इसका संस्कृत नाम जो है वो चंद्रभागा जो है वो आता है। ये जो है वो चंद्रा और भागा के कॉन्फ्लुएंस जब मिलती हैं चंद्रा और भागा, उसके बाद ये इस नाम से जो है वो जानी जाती है चेनाब नदी से। इसकी ट्राइब्यूटरी है मियार जो कि लाहौल स्पीति में है, सैचू नाला जो कि पांगी में है, छोबिया हो गया, एक मोरू हो गया, कालीचो हो गया, चिन्नी हो गया, ये भी जो है वो उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। ये हिमाचल में 122 किलोमीटर जो है वो बहती है। कैचमेंट एरिया 7500 स्क्वायर किलोमीटर है, जो अभी हमने पढ़ा। लेंथ इसकी 122 किलोमीटर हिमाचल में आ गई, वो तो हो गया। ये पांगी में एंटर करती है बुझिंद नामक स्थान पर, और ये चंबा को जो है वो संसारी नाला के समीप जो है वो छोड़ देती है, और पोडर वैली में एंटर करती है। पोडर वैली जो है वो कश्मीर की वैली है जहाँ पर ये एंटर करती है। ये हिमाचल की लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। अगर वाटर का देखेंगे तो ये लार्जेस्ट रिवर है, जो कि फाइनली फिर अराबियन सी में जाकर जो है वो मिलती है। तो ये आपने चेनाब नदी के बारे में डिटेल से जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं फ्रूट प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2021-2022। 2021-22 में हिमाचल में फ्रूट प्रोडक्शन पूछी गई है, वो है 7.54 लाख मैट्रिक टन। ये तो 2021-22 की जो था वो हो गई, परंतु हमारे पास इसके बाद का डाटा भी जो है वो अभी अवेलेबल है। हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है उसमें से 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, पहले हम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करेंगे। 2022-23 में जो फ्रूट प्रोडक्शन होती है वो कितनी होती है? वो 8.15 लाख मैट्रिक टन जो है वो होती है। अच्छा, ये हो गई 2022-23 की। और 2023-24 में, 2023-24 में जो दिसंबर 2023 तक जो है वो फ्रूट प्रोडक्शन हुई, वो कितनी हुई? वो हुई 5.84 लाख मैट्रिक टन। ये आपने ध्यान रखना है, 5.84 लाख मैट्रिक टन जो है वो हुई। ठीक है, ये 2 डाटा है हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का, एक 2023-24 का। ये जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का डाटा है ये हमारे पास अवेलेबल है 31 दिसंबर 2023 तक। 5.84 लाख मैट्रिक टन जो हमने टेस्ट सीरीज डाली हुई है ना, टेस्ट सीरीज ग्रुप में इकोनॉमिक सर्वे की, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन 5.84 लाख मैट्रिक टन का जो है वो इंक्लूड किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट सोलन डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर बाउंड्री। तो सोलन बोलते हैं कौन से के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। सीधा पहले तो मैप ही देख लेंगे, मैप से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा मैप। सोलन किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? बिलासपुर के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सोलन मंडी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सोलन शिमला के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सोलन सिरमौर के साथ बाउंड्री शेयर करता है। मतलब सोलन जो है वो टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से? बिलासपुर, मंडी, शिमला, सिरमौर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना एक तो मंडी दिया गया है, मंडी के साथ करता है, सही बात है। शिमला दिया गया है, शिमला के साथ भी करता है। किन्नौर के साथ नहीं करता, ऊना के साथ भी नहीं करता। तो ओनली 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। पहले और दूसरे के साथ करता है, ओनली 1, 2। अच्छा, यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया था सोलन डज नॉट शेयर बाउंड्री। तो मंडी और शिमला के साथ करता है, किन्नौर और ऊना के साथ नहीं करता, तो इसका ओनली 3-4 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है, 3-4 सही हो जाएगा। यहाँ पर हम एक बार ज़रूर मैप को देख लेंगे हिमाचल के, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ये है हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाहौल स्पीति के साथ एक साथ बाउंड्री शेयर करता है, और एक साथ जो है ये किसके साथ? कांगड़ा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है? लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, एक तो वो चंबा के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एक वो कुल्लू के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और एक वो किन्नौर के साथ बाउंड्री शेयर करता है। मतलब टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद आपने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला ध्यान रखनी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक तो शेयर करती है सोलन के साथ, दूसरा ये सिरमौर के साथ करती है, तीसरा ये मंडी के साथ करती है, चौथा ये कुल्लू के साथ करती है, 5वां ये किन्नौर के साथ करती है। मतलब ये 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है बाउंड्री शेयर करती है।
उसके बाद मंडी जो बिल्कुल यहाँ पर आता है, मंडी शिमला के साथ में ही। मंडी कितनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो मंडी एक तो शिमला के साथ बाउंड्री शेयर करेगा, दूसरा ये कुल्लू के साथ करता है, तीसरा ये कांगड़ा के साथ करता है, चौथा हमीरपुर के साथ करता है, पांचवा बिलासपुर के साथ और छठा सोलन के साथ भी थोड़ी सी बाउंड्री करता है। तो मंडी 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये पता चला। बाकी अपना अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अच्छे से देख लें, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप संबंध रखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हुंडन वैली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की। ये जो हुंडन वैली है हिमाचल के किस जिले में पड़ती है। हुंडन वैली का ध्यान रखना है कि हुंडन घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। चंबा डिस्ट्रिक्ट वही डिस्ट्रिक्ट है जिसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी जो है वो कहते हैं। यहाँ पर मंकी वैली भी जो है वो आती है। और अगर हम बात करें कि चंबा 15 अप्रैल 1948 को कहाँ पर था, तो ये हिमाचल प्रदेश में मिल गया था। हिमाचल प्रदेश का एक जिला जो था वो बना था। चंबा ओल्ड हिमाचल में आता है, ये न्यू हिमाचल में आता है। तो चंबा ऑब्वियसली ओल्ड हिमाचल में जो है वो आता है। हाथीधार जो है वो चंबा में पड़ती है। हाथीधार और धौलाधार इनके बीच में जो है वो भटियात तहसील चंबा की आती है। भटियात तहसील वही तहसील है जहाँ पर एक विद्रोह भी हुआ था। ये विद्रोह 1895 में हुआ था और ये विद्रोह जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था, राजा साम सिंह के कार्यकाल के दौरान ये विद्रोह हुआ था यहाँ पर। चंबा में इंपॉर्टेंट झीलें जो आती हैं, जिसमें मणिमहेश यात्रा जो आजकल चली हुई है, तो वो मणिमहेश झील आती है, एक लामा झील आती है, महाकाली झील आती है, गड़ासरू झील आती है। चंबा की इंपॉर्टेंट खजियार झील जो है वो यहाँ पर आती है। तो चंबा के बारे में हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैज़ कंसीव्ड एज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो बोलते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए पेयजल आपूर्ति योजना के रूप में किस जल विद्युत परियोजना की परिकल्पना की गई थी। तो ये की गई थी कौन सी परियोजना की, रेणुका परियोजना की। ऑप्शन डी सही आंसर है। रेणुका परियोजना इंपॉर्टेंट है। ये परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है, तो 40 मेगावाट की ये परियोजना आती है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं और उनकी कैपेसिटी एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा, पहले भी बहुत बार रिवाइज करवाई हैं। एक तो कसांग योजना हो गई, इंटीग्रेटेड कसांग योजना, ये 243 मेगावाट की योजना है। एक सावड़ा कुड्डू परियोजना हो गई जो कि 111 मेगावाट की परियोजना है। सैंज परियोजना 100 मेगावाट की परियोजना है। सोंगटोंग कड़छम परियोजना 450 मेगावाट की परियोजना है। एक थाना पुलाव परियोजना हो गई जो कि थाना पुलाव परियोजना जो है वो 191 मेगावाट की परियोजना है। एक नकतान परियोजना हो गई, ये 460 मेगावाट की परियोजना है। किसाऊ बांध परियोजना हो गई, 660 मेगावाट की परियोजना है। किसाऊ बांध 660 मेगावाट की। जिस्पा डैम परियोजना हो गई, जिस्पा डैम परियोजना जो है वो 300 मेगावाट की परियोजना है। त्रिवेणी महादेव परियोजना हो गई, 72 मेगावाट की परियोजना है। बड़ा खंबा परियोजना 45 मेगावाट की है। एक सुरगानी सुंडला परियोजना है जो कि 48 मेगावाट की परियोजना है। तो इन परियोजनाओं को एक बार फिर से सुन लीजिए अगर नहीं सुनी है, क्योंकि ये परियोजनाएं जो है ना ये इंपॉर्टेंट हैं और मैच करने को ये आ सकती हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेक सिचुएटेड बिलो द लो रिज ऑफ कुंजुम रेंज। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी झील कुंजुम श्रेणी की निचली चोटी में स्थित है। तो ये चंद्रताल झील जो है वो आती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चंद्रताल वही लेक है जिसको लेक ऑफ मून भी कहते हैं और यहाँ से ही चंद्रा रिवर जो है वो निकलती है। हिंदसांग के द्वारा इसे लोहित्या सरोवर भी जो था वो कहा गया था। ये लेक जो है ना ये लो रिज ऑफ कुंजुम रेंज में जो है वो स्थित है। लगभग 4270 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये जो लेक है ये स्थित है। वैसे ही यहाँ पर सूरजताल लेक भी आती है। सूरजताल लेक भी इम्पॉर्टेंट है। चंद्रताल हो गया, सूरजताल हो गया। लाहौल स्पीति में यूनामसो झील आती है। लाहौल स्पीति में विशाल ताल आता है। लाहौल स्पीति में दीपक ताल आता है। तो ये लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट लेक्स आपने नोट की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही रूप से जो है वो सुमेलित नहीं है, सही रूप से मैच नहीं किया गया है। कुछ मंदिर दिए गए हैं, उनके आर्किटेक्ट स्टाइल दिए गए हैं। जैसे कि त्रियुंग नारायण मंदिर दिया गया है, क्या ये पैगोडा स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। शक्ति देवी मंदिर दिया गया हुआ है, क्या ये पेंट रूफ स्टाइल में बना हुआ है। तारना देवी मंदिर दिया गया है, क्या ये फ्लैट रूफ्ड स्टाइल में है, या फिर ये सभी ही ऑप्शन सही हैं। देखो ये जो तारना देवी मंदिर है ना ये फ्लैट रूफ्ड स्टाइल में नहीं बना हुआ है। फ्लैट रूफ स्टाइल में नहीं बना हुआ है अगर तारना देवी मंदिर, तो ये मंदिर कौन से स्टाइल में बना हुआ है और कहाँ पर जो है ये मंदिर स्थित है। तो तारना देवी मंदिर ध्यान रखना है, इसको श्यामा काली मंदिर भी कहते हैं और ये मंदिर जो है वो मंडी में जो है वो पड़ता है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और कौन से स्टाइल में बना हुआ है, तो ये जो है वो डोम स्टाइल में जो है बना हुआ है। डोम स्टाइल कौन सा स्टाइल है, जिसमें नैना देवी माता का मंदिर बना हुआ है, जिसमें ज्वाला जी माता का मंदिर बना हुआ है और जिसमें तारना देवी मंदिर बना हुआ है। ये स्टाइल जो है वो डोम आर्किटेक्ट स्टाइल के
मंदिर हैं। जैसे कि त्रियुंग नारायण मंदिर हो गया, ये पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। पैगोडा स्टाइल में हिडिंबा देवी मंदिर मनाली का बना हुआ है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बना हुआ है, आदि ब्रह्मा मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। महेश्वर टेम्पल जो सुंगरा किन्नौर का हो गया वो भी इसी स्टाइल में बना हुआ है। शक्ति देवी टेम्पल हो गया छतराड़ी का। छतराड़ी कहाँ पर पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है, जहाँ पर शक्ति देवी टेम्पल स्थित है। ये जो है वो पेंट रूफ स्टाइल में बना हुआ है, राजा मेरू वर्मन के कार्यकाल के दौरान इसे बनवाया गया था। चंबा के वैसे ही और मंदिर हैं, जैसे कि शक्ति देवी छतराड़ी पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में, लक्षणा देवी पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है यहाँ का मंदिर। यहाँ पर जो है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, जो कि 6 मंदिरों का समूह है और शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ चेरवल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो बहुत बार डिस्कस हुआ, कल भी डिस्कस हुआ था, भादों के महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ राजा धर्मचंद ऑफ कांगड़ा हु रोट धर्मचंद नाटक अराउंड 1562। तो बोलते हैं कि कांगड़ा के राजा धर्मचंद के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने 1562 के आसपास धर्मचंद नाटक भी लिखा था। तो ये थे मानिक चंद। ऑप्शन बी सही आंसर है। देखो कांगड़ा पर अलग अलग अटैक भी हुए, उन अटैक्स के बारे में एक बार जान लेते हैं। जैसे कि 1009 में कांगड़ा के ऊपर जो है वो अटैक करता है महमूद गजनी। महमूद गजनी जो है यहाँ पर अटैक करता है और यहाँ पर जो है वो अपना प्रभाव बनाए रखता है 1043 तक, ये आपको पता चला। दूसरा आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि कांगड़ा के ऊपर ही जो है वो जब अटैक किया गया था महमूद गजनी के द्वारा, तो जगदीश चंद यहाँ के राजा हुआ करते थे। फिर उसके बाद 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर अटैक करता है, जब पृथ्वी चंद यहाँ के राजा हुए, कांगड़ा के राजा हुए। उसके बाद बात आती है राजा रूपचंद के कार्यकाल के दौरान। रूपचंद का देखो, रूपचंद का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा आपको। जब फिरोज शाह तुगलक ने अटैक किया था तब रूपचंद जो था वो यहाँ के राजा हुआ करते थे। ये बात है लगभग 1365 की। रूपचंद का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो धर्मचंद नाटक है ना, जो कि मानिक चंद के द्वारा लिखा गया था 1562 में, इसमें रूपचंद का नाम जो है वो पाया गया है, रूपचंद का नाम भी लिखा गया है इसमें। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हमने ये जोड़ लिया इसको साथ में, अब ये याद रहेगा सारा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग शिमला हिल स्टेट वॉज लार्जेस्ट स्टेट। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा शिमला स्टेट ऐसा था जो लार्जेस्ट था इन टर्म ऑफ एरिया। वैसे तो बुशहर सबसे लार्जेस्ट था, हम हज़ारों बार पढ़ चुके हैं बुशहर सबसे लार्जेस्ट था, परंतु बुशहर तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। अच्छा चलो ठीक है, बुशहर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इनमें से कौन सा सही आंसर जो है वो हो जाएगा। इनमें से जो है वो ठियोग सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ठियोग जो है वो लार्जेस्ट था, ऑप्शन और सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। किसका कितना एरिया था वो हम जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोटी दिया गया है, कोटी जो है वो 50 स्क्वायर किलोमीटर जो था वो हुआ करता था, 50 स्क्वायर मीटर हुआ करता था, 50 स्क्वायर मीटर। और कोटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुटलहर रियासत के जो वंशज थे चारू, उनके भाई चंद्र के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। और कोटी रियासत की राजधानी जो था वो कोटी में ही जो था वो हुआ करती थी। फिर बाद में चलकर क्यार कोटी जो था वो बना दी गई थी। और उसके बाद भज्जी यहाँ पर दिया गया है। भज्जी की अगर हम बात करते हैं कि भज्जी का एरिया कितना था, तो भज्जी का एरिया 94 स्क्वायर मीटर था। कितना? 94 स्क्वायर मीटर था। अच्छा, अब भज्जी की भी बात हो रही, तो भज्जी रियासत की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? ये कुटलहर रियासत के वंशज जो राजा चारू थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो भज्जी की स्थापना कुटलहर रियासत के वंशज चारू के द्वारा की गई थी। कोटी की स्थापना जो था वो किसके द्वारा? चारू के भाई चंद्र के द्वारा की गई थी। उसके बाद ठियोग आता है। ठियोग की अगर हम बात करते हैं कि ठियोग का एरिया कितना है, तो 140 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है, 144 स्क्वायर मीटर। अब ठियोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ठियोग की स्थापना जो था वो जयचंद, जिनको जयचंद भी कहा जाता है, उनके द्वारा की गई थी। कुमारसेन ऑप्शन में दिया गया है, तो कुमारसेन का एरिया कितना था? कुमारसेन का एरिया पहले जानिए, 84 स्क्वायर मीटर इसका एरिया था। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी बिहार से आए थे किरात चंद, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी कुमारसेन रियासत की। तो ये आपने अलग अलग 4 रियासतों के बारे में जान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन 1815 द टेरिटरी ऑफ जुब्बल वॉज हैंडेड ओवर टू विच रूलर। तो बोलते हैं 1815 में जुब्बल का क्षेत्र किसे सौंप दिया गया था? तो 1815 में जब जुब्बल की हम बात करते हैं तो ये क्षेत्र जो था वो किसको सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था राणा पूर्ण सिंह को। राणा पूर्ण सिंह, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब जुब्बल क्षेत्र की बात हुई है, जुब्बल रियासत की बात हुई है, तो जुब्बल रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना जो था वो की गई थी राजा करमचंद के द्वारा। कब की गई थी? 1195 ईस्वी में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। जब भी बात की जाए 1815 की, तो 1815 में जो था वो ये सौंप दिया गया था पूर्ण सिंह को। पूर्ण सिंह को ब्रिटिश सरकार ने राणा की उपाधि भी जो था वो दी थी और इनको ये स्वतंत्र सनद के रूप में प्रदान किया गया था। जुब्बल में जो है वो 1841 में थरोच और 1896 में रावी ढाडी को जो था वो मिलाया गया था। पूर्णचंद के बाद राणा बने करमचंद और
जुब्बल रियासत के अंतिम शासक हुए राजा दिग्विजय चंद, इनका नाम ध्यान रखना है। और 15 अप्रैल 1948 को इसको महासू में जो था वो मिला दिया गया था। यहाँ पर जुब्बल के बारे में ही कुछ लिखा गया है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उससे ज़्यादा ही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो बोलते हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इन स्टेटमेंट्स को देखें उससे पहले अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। बाकी देखिए यहाँ पर बोला गया है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। बोलते हैं झंझार डांस इज परफॉर्म्ड बाय बोथ मैन एंड वुमेन, की झंझार डांस दोनों महिलाओं और पुरुषों के द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। दूसरी स्टेटमेंट बोलते हैं इन किन्नौर छंब इज परफॉर्म्ड बाय फीमेल ओनली, तो किन्नौर में छंब जो है वो महिलाओं के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है केवल। ढांडरास डांस परफॉर्म्ड बाय मैन, गद्दी की ढांडरास डांस जो है वो गद्दी मेंस के द्वारा जो था वो परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं तो आपको याद आ गया होगा कि ये तो थोड़े दिन पहले ही क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, तो मिशन अलाइड में हमने ये डिस्कस भी किया था। देखो झांझराज डांस जो है वो चंबा में परफॉर्म किया जाता है, पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि दोनों महिलाओं और पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गई आपके पास। आगे दिया गया है किन्नौर का छंब, तो किन्नौर के छंब की बात करें ना, ये जो है वो परफॉर्म महिलाओं के द्वारा नहीं, ये एक डेविल डांस है और ये लामास के द्वारा मोनेस्ट्रीज में जो है वो परफॉर्म किया जाता है, ये इसके बारे में कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ढांडरास डांस यहाँ पर दिया गया है, ढांडरास डांस चंबा में ही परफॉर्म किया जाता है और किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो ये मैन ऑफ गद्दी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही हो गई। यहाँ पर पहली तीसरी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर देखो छंब डांस किन्नौर में जो है वो परफॉर्म किया जाता है, डायमंड मास्क डांस पे कहते हैं इसको, ये लामास के द्वारा मोनेस्ट्रीज में परफॉर्म किया जाता है। बाकी तो सही था, आपके पास सब कुछ दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ रावी, तो रावी देखो हिमाचल प्रदेश की नदी है जो चंबा शहर जिस नदी के किनारे बसा हुआ है। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रावी की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी नहीं है, तो रावी की जो राइट बैंक ट्राइब्यूटरी नहीं है वो है चीड़चुंद नाला, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज देख लीजिए आप, रावी की कौन कौन सी, एक बुधिल हो गई, तुंधा हो गई, बिजेंदी हो गई, साहो हो गई, सिहूल हो गई, ये इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है। इसकी लेफ्ट बैंक में चीड़चुंद नाला जो है वो आता है, चीड़चुंद नाला लेफ्ट बैंक में आता है, राइट बैंक में बुधिल, तुंधा, बेजिंदी, साहो और सियूल आती हैं, तो ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन तो देखो पूछा गया है पहले भी पीजीटी के पेपर में कि टोटल डीजल पोटेंशियल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है हिमाचल प्रदेश में मार्च 31, 2022 तक, तो ये आपने ध्यान रखना है कि 0.13 मेगावाट है, ये पूछा गया है पहले भी, डिटेल में नहीं जाएंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट वाज द फीमेल सेक्स रेशो इन लाहौल स्पीति एज पर 1991 सेंसस, की 1991 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग लाहौल स्पीति की जो फीमेल सेक्स रेशो थी वो क्या थी। देखो 1991 के अकॉर्डिंग जब आपसे पूछा गया है तो आपको याद होना चाहिए ये भी, क्योंकि हमने देखा पहले के पैटर्न पेपरों के कि वैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 1991 में किन्नौर की जो फीमेल सेक्स रेशो थी वो 817 थी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब हम बात करते हैं सेक्स रेशो के अकॉर्डिंग, तो देखो सेक्स रेशो जो पूरे हिमाचल की है वो कितनी है, वो है 972 हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो है। अब ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि इससे पहले 2001 में जनगणना हुई थी तो हिमाचल की सेक्स रेशो थी 968। जब 2001 से पहले 1991 में जनगणना हुई थी तो हिमाचल की सेक्स रेशो थी 976। और 1991 की जनगणना के अनुसार ही जो था वो लाहौल स्पीति की सेक्स रेशो 817 पाई गई। और उसके बाद जो जनगणना हुई 2001 में 802 सेक्स रेशो जो था वो लाहौल स्पीति की देखी गई थी। 2011 में अगर हम सेक्स रेशो की बात करते हैं तो वो 903 देखी गई थी। अब आप कहेंगे कि यार क्या क्या डिस्कस हो रहा है, इतना कुछ याद भी कैसे रखेंगे। सिंपल सी बात है, आपको अच्छे से सुनना है, 2-4 बार जब सुनेंगे ना तो ये डाटा खुद ही याद हो जाएगा। सेक्स रेशो तो हिमाचल की याद हो गई होगी, लाहौल स्पीति की भी याद हो गई होगी अब तो ये बिल्कुल आसान डाटा है, बस थोड़ी सी रटने की प्रक्रिया करनी पड़ती है, क्रैमिंग थोड़ी सी प्रोसेस रखनी पड़ती है तेज अपनी। अच्छा चलो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि 2001 की जब जनगणना हुई थी तो हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी क्या थी। डेंसिटी क्या थी, 2011 की नहीं पूछ रहा हूँ, 2001 की पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो 2001 के अकॉर्डिंग हिमाचल की डेंसिटी कितनी थी वो आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। चलिए जी एक क्वेश्चन देखिए, परंतु उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप पर ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिए गए हैं और टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वहाँ पर भी व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच स्कूल डिड अमृता शेरगिल ज्वाइन इन शिमला अराउंड 1924-25, तो बोलते हैं 1924-25 में अमृता शेरगिल के द्वारा कौन सा स्कूल ज्वाइन किया गया था हिमाचल का।
4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आपने कमेंट करके जो है वो बताना है। उससे पहले अगर टेलीग्राम पर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ही आपको व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग वेरी पेशेंसली।